नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 16 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीमा से, जहां पर सेना ने आर पार का ऐलान कर दिया है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बड़ा ऐलान, सीमा पर घुसपैठ की फिराक में है 300 से 400 आतंकी। सेना कभी भी कर सकती है अटैक, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना कर सकती है कभी भी कार्रवाई, ये चीफ जनरल चीफ सेना नरवणे ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के इतर घुसपैठ के लिए अब सुरंग के भरोसे पाकिस्तान लगातार सुरंगों का कर रहा निर्माण। भारतीय सेनाओं को 2-3 सुरंगें लगातार मिली हैं, ये बड़ी खबर। यानी अब घुसपैठ की फिराक में आपको बता दें, सेना ने कहा 300 से 400 आतंकी लॉन्चिंग पैड यानी पीओके से सटे इलाके में है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तानी पीआईए पाकिस्तानी विमान को मलेशिया की सरकारी विमानन कंपनी ने किया जब्त, सभी यात्रियों को उतारा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, कंगाल पाकिस्तान की इंटरनेशनल हुई बेइज्जती। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पाकिस्तानी नहीं कर सकेंगे चीन की यात्रा। कोरोना के चलते ड्रैगन ने भी लगा दिया है प्रतिबंध, तो आतंकिस्तान चारों तरफ घिर रहा है। इस बीच अमेरिका ने लगाया बैन, आतंक के खिलाफ इमरान की दिखावे वाली कार्रवाई भी नहीं आई काम। ये भी आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों। धर्मांतरण का असर भी देखने को मिल रहा है। जापान में 10 साल में दोगुनी हुई मुस्लिम आबादी, अब अहो बढ़ रही है समस्याएं। किस चीज़ की समस्याएं जापान में, वो भी आपको बताएंगे। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। आज देश में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, आ गया है वो पल, खत्म हुआ इंतजार। टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बड़ा ऐलान, सीमा पर घुसपैठ की फिराक में है 300 से 400 आतंकी। सेना कर सकती है बड़ी कार्रवाई। दरअसल जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पे 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ का फिराक में है। ऐसे में भारतीय सेना हाई अलर्ट है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने शुक्रवार को कहा है कि फिलहाल नियंत्रण रेखा पर आतंकी शिविरों में प्रशिक्षण पाए करीब 300 से 400 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में है। जनरल नरवणे ने सेना दिवस परेड में कहा है कि फिलहाल संघर्ष विराम उल्लंघन में 44% की वृद्धि हुई है। इनमें पाकिस्तान का नापाक मंसूबा परिलक्षित होता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में मदद पहुंचाने के लिए सीमा नियंत्रण रेखा अक्सर गोलीबारी करता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि फिलहाल भारत के सक्रिय अभियानों एवं मजबूत आतंकवाद निरोधक ग्रिड ने न केवल दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया बल्कि घुसपैठ के प्रयासों पर भी काबू पाया है। उन्होंने कहा है कि सेना ने पिछले साल आतंकवाद निरोधक अभियानों में नियंत्रण रेखा पर 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है और इन उपायों में जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद से राहत मिली है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के भी सेना ने ये स्पष्ट तरीके से कर दिया है, रुख जता दिया है कि कभी भी पाकिस्तान के इस पीओके वाले इलाके में कार्रवाई हो सकती है। दरअसल यही कारण है दोस्तों, लगातार पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है सीमा पे। आपको बता दें कि स्नाइपर, इस खास टीम के स्नाइपर लगातार खुदाई करके बड़े पैमाने पर घुसपैठ के लिए अब सुरंग बना रहे हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ ने कई सुरंगों को ताबड़तोड़ उनको मिली हैं। ऐसे में अब समझ में आ रहा है कि अब ऊपर से जब घुसपैठ नहीं हो पा रही है तो वह जमीन के नीचे घुसपैठ करने की पाकिस्तान फिराक में इमरान खान। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, पीआईए विमान को मलेशिया की सरकारी विमानन कंपनी ने किया जब्त, सभी यात्रियों को उतारा। जी हां, कंगाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ने भी साथ छोड़ दिया है। वहां की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया गया है। यह विमान लीज पर लाया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह विमान लीज पर लिया गया है और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार थे, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके उतार दिया गया। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक ट्वीट करके यह बयान जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल पीआईए ने एयरलाइंस को मलेशिया की स्थानीय अदालत ने वापस मंगवा लिया है और यह एक तरफा फैसला है। यह
विवाद पीआईए और अन्य पार्टी के बीच लंदन की अदालत में लंबित है। तो दोस्तों घोर बेइज्जती हुई है, खास करके पाकिस्तानियों की भी और इमरान खान की भी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तानी नहीं कर सकेंगे चीन की यात्रा, कोरोना के चलते ड्रैगन ने लगाया प्रतिबंध। चीन को लेकर काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त मानता रहा है। अभी पाकिस्तान किसी भी आर्थिक संकट में फंसता है तो वो चीन के पास ही जाता है। बाहर निकलने वाला देश चीन ही होता है, लेकिन इस बार कोरोना के संकट में चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल चीन ने 10 पाकिस्तानी यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तानी यात्रियों पर अस्थायी यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें कुछ समय तक पाकिस्तानी यात्री चीन की यात्रा नहीं कर सकेंगे। जियो न्यूज़ के अनुसार चीन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से 3 सप्ताह के लिए उड़ानों का ऑपरेशन भी रोक दिया है। पीआईए प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ ने पुष्टि की है। यानी अब दोस्तों अब उसका जिगरी दोस्त पाकिस्तान को चीन ने झटका दे दिया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। धर्मांतरण का असर, जापान में 10 साल में दोगुनी हुई मुस्लिम आबादी। अब आई बड़ी समस्या है। जी हाँ, जापान में मुस्लिमों की आबादी करीब 10 साल में 2 गुना से अधिक हो गई है। इकोनॉमिस्ट.com की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में जापान में मुस्लिमों की आबादी लगभग 1,10,000 थी, लेकिन 2019 में बढ़ के 2,30,000 से भी अधिक हो गई है। इनमें 50,000 जापानी लोग भी शामिल हैं जो धर्म बदलकर मुस्लिम बने। ये आंकड़े जापान की वसेडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तनाडा हुमी की ओर से जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जापान की आबादी घट रही है और देश में जन्म दर कम हो गई है। भविष्य में जापान में काम करने वाले युवाओं की संख्या घटने का खतरा पैदा हो गया है। इसकी वजह से जापान की सरकार विदेशी वर्कर्स और स्टूडेंट को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक जापान की आबादी करीब 12 करोड़ है। जापान में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है तो उसके लिए कुछ सुविधाएं भी बढ़ गई हैं और अन्य चीज़ों के लिए मांग हो रही है, जिसमें अब मस्जिदों की संख्या आपको बता दें कि अधिक हो गई है, खास करके 2 गुना बढ़ गई है। बीपो मुस्लिम एसोसिएशन के प्रमुख अब्बाल खान कहते हैं कि यह बदलाव स्वागत योग्य है और अब मुस्लिम बड़े पैमाने से खास करके मस्जिदों का निर्माण भी कर रहे हैं, जिससे वहाँ की अब समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही है। खास करके कब्रगाह के लिए भी अब जगह ढूंढते हुए नहीं मिल रहा है। जापान की 99% आबादी दाह संस्कार की परंपरा आप मानती है। इस वजह से वहाँ कब्रगाह की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है कब्रगाह भी बढ़ रहा है। एक तो छोटा सा जापान, ऊपर से तमाम जगहों पर कब्रगाह बनाने की ये मुस्लिमों की परंपरा मुसीबत खड़ी कर दिया है। हम चलते हैं, अपडेट आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन को किया एक और बड़ा झटका। Xiaomi सहित कई बड़ी कंपनियों पर लगा दिया बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल में चीन के खिलाफ तमाम बड़े फैसले ले लिए हैं। अब अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अमेरिका ने Xiaomi के अलावा चीन की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल कंपनी ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन को भी काली सूची में डाल दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल ट्रंप प्रशासन का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और इससे पहले ही उन्होंने चीन को करारा झटका दिया था। ट्रंप प्रशासन ने चीन की जिन 10 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया है उसमें Xiaomi और सरकारी कंपनी प्लेन मैन्युफैक्चर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना भी शामिल है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। S-400 खरीद पर लगे अमेरिकी बैन से तुर्की परेशान, कहा अब क्या करें, हल निकालने को परेशान। दुनिया भर में मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश में लगे तुर्की S-400 खरीद पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान हो चुका है। तुर्की ने रक्षा मंत्री ने नए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत करने और रूसी हथियार खरीदने पर लगे प्रतिबंधों के निर्णय की समीक्षा करने की अपील की है। उधर अमेरिका ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ साफ लहजों में कहा है कि जब तक तुर्की रूसी रक्षा प्रौद्योगिकों को नहीं छोड़ता तब तक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। बुधवार देर रात तुर्की ने रक्षा मंत्री हुल्सी अकर ने जब पूछा गया कि अमेरिकी दबाव के बीच क्या तुर्की S-400 प्रणाली को छोड़ने पर विचार करें, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी नौबत आने से पहले इस मुद्दे का हल हो जाएगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, भारतवंशी गर्मिया वर्मा होंगी अमेरिका की आगामी फर्स्ट लेडी के कार्यकाल में डिजिटल निर्देशक। जी हाँ,
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने अमेरिकी मूल की गरिमा वर्मा को अपने कार्यकाल में डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा को प्रेस सचिव के तौर पर नामित कर दिया है। बाइडेन की टीम ये जानकारी दी है। बाइडेन के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला लेडी होंगी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भी प्रथम महिला के कार्यालय में अतिरिक्त सदस्यों की घोषणा की है और ज्वाइनिंग फोर्सेस पहल के नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर रोरी ब्रोसियंस को नामित किया है। टीम ने बताया है कि गरिमा ओहायो और कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में पली बड़ी हैं। तो दोस्तों ये भारतवंशियों का नाम है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों खत्म हुआ इंतजार, आ गई कोरोना टीके की भरमार। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज से होने जा रहा शुरू। पीएम मोदी करने जा रहे हैं शुभारंभ। बोलो जय जय सिया राम। जी हाँ, कोरोना की रोकथाम के लिए आज 16 जनवरी से देश में शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ शुरू होने वाले इस अभियान के लिए दोनों वैक्सीन देश भर में पहुंचाने का काम गुरुवार को भी तत्परता से जारी रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार पूरे देश में एक साथ शुरू होने वाला ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जन भागीदारी सिद्धांत पर आधारित इस अभियान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पीएमओ के अनुसार शनिवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि आज से देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस खास करके टीका अभियान करना शुरू। तो दोस्तों खत्म हो गया है इंतजार अभी तक। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, दिल्ली में ड्रोन, पैरा गाइडिंग और हॉट एयर बैलून वैन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ लाल किले से लेकर पूरी दिल्ली में के आसपास पुलिस की नज़र ज़मीन से लेकर आसमान तक रहेगी। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र पैरा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर से लेकर एयर बैलून पर रोक लगा दी गई है। ये रोक सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता रखने के लिए की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने पैरा ग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, यूएवी और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या पैरा जंपिंग पर 20 जनवरी से 15 जनवरी तक उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिर बेनतीजा रही किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता। 19 जनवरी को होगी अगली बैठक। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान लगातार आज 52वें दिन प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। हालांकि अगली बैठक 19 जनवरी को होने वाली है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि फिलहाल हम किसानों से बातचीत और खास करके किसानों के हर एक समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन आज किसान कुछ ठोस प्रस्ताव के साथ बातचीत करें जिस पर इस मसले को हल भी किया जा सके। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। संजय राउत की पत्नी ने आखिरकार लौटाए लोन के पैसे। किरीट सोमैया बोले हिसाब तो देना ही पड़ेगा उन्हें जिन्होंने लूटा है। जी हाँ, पीएमसी बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को समन किया था। संजय राउत की पत्नी व्हाट्सएप पर बैंक से कुछ लोन लेने का आरोप था, लेकिन अब दावा किया गया है कि जो 55 लाख जिन्होंने लिए थे वो अब वापस लौटा दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वार किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि संजय रावत अब कहते हैं कि उनकी पत्नी ने पूरा पैसा लौटा दिया है, हिसाब तो देना ही होगा भाई साहब। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आगे लिखा है कि आखिरी में संजय रावत साहब को पैसा वापस करना ही पड़ा है, लेकिन हिसाब भी देना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट ले। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी विधान परिषद चुनाव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले नौकरशाह AK शर्मा को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। कल नामांकन भी कर दिया है। बीजेपी ने यूपी की 12 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और वह गुरुवार को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने शर्मा के नाम को हरी झंडी कल दे दी थी और कल ही उन्होंने बाकायदा
नामांकन भी कर लिया है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए आरक्षित सीटों में होगा बदलाव, मांगी गई ग्राम प्रधान और सदस्य पदों की नई सूचना। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शासन स्तर पर तेजी दिखने लगी है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों में प्रशासकों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही अब चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज निदेशक ने पंचायत चुनाव के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जिलों में सूचना मांगी गई है। वर्ष 2015 में जिले में कितनी सीटों पर पंचायत चुनाव हुआ है, इस वर्ष कितनी सीटें कम हुई हैं, इसको लेकर उन जिलों को भी सूचना भेजी गई है जहां सीमा विस्तार के बाद ग्राम पंचायतों का रकबा प्रभावित हुआ है। कुछ जगह ग्राम पंचायतें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में मर्ज होने के बाद ये सूचना मांगी जा रही है। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी कर सकता है। लखनऊ प्रशासन और निर्वाचन आयोग इसको लेकर जिलों को सूचनाएं भेजकर कई जानकारियां जुटा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें राम मंदिर को लेकर हीरा कारोबारी ने दिए 11 करोड़ रुपए चंदा। तो दोस्तों चंदे देने का काम शुरू हो गया। बोलो जय जय सिया राम जी। आपको बता दें दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए अहमदाबाद के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। गोविंद भाई ढोलकिया लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरात के वही गोविंद भाई ढोलकिया हैं जिन्होंने दीपावली पर अपने कर्मचारियों को कार का तोहफा देकर सबको चौंका दिया था। तो दोस्तों हो गई है शुरुआत। बोलो जय जय श्री राम। चंदे को लेकर दोस्तों आप भी कितना देना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। तो दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कोरोना का टीका लगवाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गई है कोरोना की टीका। अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल पड़ोसी देशों में कोरोना को खत्म करेंगी भारतीय वैक्सीन, भेजी जाएगी 2 करोड़ डोज। जी हाँ, भारत ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वैक्सीन के अप्रूवल मिलने के बाद देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बीच दोस्तों पड़ोसी देशों में कोरोना को भी खत्म करने के लिए भारतीय वैक्सीन भेजने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।